सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में भी दिया गया है और साथ में ही आपके NIOS बोर्ड में भी दिया गया है। तो जो भी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी है जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय ले रखा है तो ये वीडियो उन दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगा। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। मैंने पहले 4 पाठों को पढ़ाया है, तो ये अपन एक सारांश के रूप में पढ़ रहे हैं लेसन को, ताकि शॉर्ट टर्म में आपके कम समय में आपका एक पाठ कंप्लीट हो जाए। तो जो मुख्य मुख्य बिंदु है, मुख्य मुख्य फैक्ट है, सारे उस चैप्टर के अंतर्गत आ चुके हैं, ठीक है, इस वीडियो में या इस PDF में आए हैं। तो आप यहाँ से पढ़ के आराम से आपके जो है सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हो। तो पाठ नंबर 5 है भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। देखो, जब भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्या हो, यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था सन 1757 से, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो है ना, तो उस समय अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया था, ठीक है, उनका आधिपत्य हो गया था, यहाँ के राजाओं को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। तो उस समय तो ब्रिटिश शासन यहाँ पर प्रभावित हुआ, यहाँ पर उनका ब्रिटिश शासन का प्रभाव हुआ। तो ऐसे में जो है भारत पर जो आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक स्थिति और यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, वो इस चैप्टर के अंतर्गत दे रखा है। और अंग्रेज किस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, यानी ब्रिटिश जो है जो अंग्रेज है वो हमारे देश में क्या उद्देश्य लेके आए थे और किस तरह से उन्होंने अपना यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, किस तरह से उन्होंने अपने देश, हमारे देश को औपनिवेशिक बनाया, वो सारा इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इस लेसन को। 18वीं सदी में संसार में एक बड़ी संख्या में घटनाएं घटी। तो 18वीं सदी में बहुत सी घटनाएं घटी थी। हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि किस किस तरह से फ्रांस में है, अमेरिका में, कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से क्रांतियाँ हुई है, क्योंकि ब्रिटिश ने अधिकतर जो है, यूरोप ने है जो अधिकतर देशों को, इंग्लैंड ने अधिकतर देशों को अपना गुलाम बनाया था। तो सभी देशों ने क्या किया, अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए उनका संघर्ष किया। तो 18वीं सदी में संसार में बड़ी संख्या में घटनाएँ घटी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। 1458 में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। तो भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा था, वास्को डी गामा ने। कब खोजा था, 1458 में। परिणाम स्वरूप अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच व्यापार करने के लिए भारत में आए। ब्रिटिश के भारत आने के कारण, ब्रिटिश भारत क्यों आए, तो यूरोपीय तथा ब्रिटिश व्यापारी आरंभ में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ब्रिटिश में हुई औद्योगिक क्रांति ने वहाँ कच्चे माल की मांग बढ़ा दी, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे खुल गए, तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो कच्चे माल की डिमांड वहाँ पर, यानी वहाँ पर मांग ज़्यादा हो गई। वे तैयार माल भारतीय बाजारों में बेचना चाहते थे। उन्होंने स्वयं के उद्यम की रक्षा के लिए भारतीय माल पर भारी आयात कर लगाया। तो देखो, तो उन्होंने क्या किया, है ना, कि जो भी भारत का जो कच्चा माल था वो अपने देश ले गए, ठीक है। अब जो भारत का कच्चा माल उनके देश जाता था तो उस पर उन्होंने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा देते थे, क्योंकि देखो, जब निर्यात और आयात होता है, निर्यात मतलब कि बेचना, ठीक है, और आयात मतलब कि मंगाना। तो यहाँ से जो भारतीय का जो कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे तो उस पर तो चुंगी या कर कम लगाते थे, ठीक है, क्योंकि फिर उनको कम कर देना पड़ता था। लेकिन जब वहाँ से तैयार माल भारत में वो बेचते थे तो उस पर वो ज़्यादा कर लगाते थे, ये ज़्यादा चुंगी लगाते थे। तो उन्होंने इस तरह से वहाँ पर जो भारतीय माल पर भारी मात्रा में आयात कर लगाया। इन सभी उपायों से अंग्रेज भारत पर शासन स्थापित कर पाए थे। भारत में उपनिवेशिक के तरीके, किस तरह से उन्होंने भारत को उपनिवेशिक बनाया। इंग्लैंड भारत के व्यापार नियंत्रण करने में सफल रहा और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में। उन्हें फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई थी। उनकी महत्वपूर्ण बस्ती दक्षिण तट पर मद्रास थी। तो कहाँ बसे, आके दक्षिण तट पर मद्रास में आकर बसे और यहाँ काम करने की, उनको यहाँ फैक्ट्री खोलने की उनको अनुमति मिल गई थी, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। तो मुगलों ने क्या किया, यहाँ पर उनको जो है अनुमति दे दी, जहाँ उन्होंने एक किलेबंद फैक्ट्री का निर्माण करवाया जो सेंट जॉर्ज किला कहा जाता है। 1696 में कंपनी ने बंगाल के 3 गाँवों का एक शहर विकसित किया और इसे कोलकाता नाम दिया। उन्होंने इस किले को शहर के चारों ओर बनाया जो फोर्ट विलियम नाम से जाना जाता है। तो आज वो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। प्लासी यानी 1757 और बक्सर जो 1764 में युद्ध की लड़ाई में अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने में सफलता मिली। प्लासी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और बदले में एक विशाल राशि तथा 24 परगना के क्षेत्र प्राप्त
किए। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई उसमें उन्होंने क्या किया, बंगाल को जीता और वहाँ पर मीर जाफ़र को क्या किया, उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों के जो है ना अंग्रेज़ों की तरफ था, तो उन्होंने बंगाल का उसको नवाब बनाया और बदले में एक विशाल राशि तथा 24 परगना को अपने क्षेत्र में से उनके क्षेत्र से प्राप्त किया। मीर कासिम को, तो ये मीर जाफ़र को उन्होंने क्या बनाया, बंगाल का नवाब। मीर कासिम को नवाब बनाया और इसे भी हटाया और मीर जाफ़र को पुनः नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह द्वितीय से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक जगह पर लड़ाई लड़ी। उनकी हार निर्णायत्मक थी। इस जगह कई जगह अंग्रेजों का विरोध करने की कोशिश की गई जो कि निम्नांकित है। तो देखो फिर जब मीर कासिम को पहले उन्होंने नवाब बनाया, फिर उसको हटा दिया और फिर मीर जाफ़र को बना दिया, तो इससे मीर कासिम क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और उन्होंने जो है अवध का नवाब है और सिराजुद्दौला है, मुगल बादशाह है, इनसे साथ मिलकर उन्होंने 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक स्थान पर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी क्या हो गई, हार हो गई। तो किस किस तरह से लड़ाई लड़ी गई, कौन कौन से युद्ध किए गए, ठीक है, अंग्रेजों के विरोध में, उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है आंग्ल मैसूर युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 बार युद्ध हुए और चौथी बार आंग्ल मैसूर 1799 में वीरतापूर्वक हार और टीपू सुल्तान की मृत्यु से कानारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा अधिकार में ले लिए गए। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, सहायक संधि अंग्रेजों और मराठों के युद्ध का कारण बनी। तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 उन दोनों के बीच अंतिम युद्ध था। अंग्रेजों ने पेशवा की पेंशन बंद कर दी, हराकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट निठूर भेज दिया गया। तो पेशवा को हराया और फिर वहाँ पर उत्तर प्रदेश के निकट जो कानपुर है वहाँ पर निठूर नामक जगह है, वहाँ पर उनको भेज दिया गया। तीसरा है आंग्ल सिख युद्ध। तो देखो मराठाओं से भी युद्ध हुआ, मैसूर के जो बादशाह वगैरह थे, है ना, मैसूर का जो टीपू सुल्तान थे, तो उनसे भी उनका युद्ध हुआ। फिर आंग्ल सिख युद्ध, सक्षम नेता महाराणा रणजीत सिंह जो सिखों के क्या थे, राजा थे, ठीक है। तो इनके सक्षम नेता महाराणा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु के बाद पंजाब में प्रथम आंग्ल सिख यानी कि 1845 छेड़ दिया, जिसमें सिख हार गए। आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध 1849 गुजरात में हुआ। सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया तथा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। तो इस तरह से क्या किया, अंग्रेजों ने अधिकार यहाँ पर किया। अन्य विजय अधिकरण और अनुबंधों की प्रणाली, स्वतंत्र राज्यों को एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश साम्राज्य ने कब्जे में ले लिए। तो स्वतंत्र जो भी संख्या थी, जो स्वतंत्र राज्य की जो बड़ी संख्या थी, उनको ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। कहा गया है कि ये राज्य ब्रिटिश संरक्षण का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनके शासन सिंहासन के लिए एक प्राकृतिक वारिस छोड़े बिना मर गए। तो वो क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश संरक्षण का आनंद तो ले रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कि उनको संरक्षण तो दे दिया, उनके बदले कुछ कर वगैरह उनसे लेते थे, लेकिन जब कुछ शासक है, उनके सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी नहीं था, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, वो प्राकृतिक वारिस जो है बिना प्राकृतिक वारिस किए, यानी कि उन बच्चों को उत्तराधिकारी बनाए बिना ही वो चले गए, क्योंकि उनके बच्चे थे ही नहीं। तो उनके गोद लिए गए बेटे की संपत्ति तथा पेंशन अंग्रेजों ने ज़्यादा समय तक नहीं दी। तो उनके जो गोद लिए गए बच्चे थे, तो उनकी गोद निषेध जो नीति है उनको डलहौजी ने ख़त्म कर दी थी कि वो नहीं मानते थे अंग्रेज की गोद लिया वो बच्चा उनके शासन का अधिकार बने या उनका राजा वहाँ का बने। तो ऐसे जो भी राज्य थे जिन पे कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिन राजाओं के बच्चे नहीं थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उन राज्यों पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इस तरह डलहौजी ने सतारा, मराठा राज्य और अवध पर कब्जा किया, क्योंकि सतारा, मराठा और अवध इन पर इनका जो राजा है उनके बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो उन पर किसने किया, तो उन्होंने गोद लिए बच्चों का उन्होंने अंग्रेजों ने जो अनुमति नहीं दी कि नहीं, गोद लेना की प्रथा हम नहीं मानेंगे, अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो उसको आप राजा बनाओ, लेकिन हम गोद वाली प्रथा को नहीं मानेंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इस गोद निषेध नीति को लागू करके उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। असम, अराकान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, नेपाल और ब्रह्मा के कुछ भागों पर 1818 से 1826 से पहले ही कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया गया। आर्थिक प्रभाव, अब ये तो हो गया उसका उपनिवेशिक प्रभाव किस तरह से पड़ा, पर आर्थिक प्रभाव क्या रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को औद्योगिक और वित्तीय आधार फैलाने में मदद मिली। इस समय इंग्लैंड में उत्पादकों का एक ऐसा वर्ग या जो व्यापारी की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कमाता था, यह वर्ग भारत में कच्चे माल के आयात तथा तैयार माल के निर्यात में अधिक रुचि रखता था। तो ये क्या करता था, भारत से कच्चा माल का क्या करता था, आयात करता था और बना बनाया माल भारत में वो बेचता था। 1793 तथा 1813 में मध्य ब्रिटिश निर्माताओं ने कंपनी के विरुद्ध एक अभियान चलाया, जिससे उसका व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। वस्त्र उद्योग और व्यापार
इंग्लैंड में औद्योगिकरण के आ जाने के कारण वहाँ वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण बन गया। इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात भारत के उद्योगों के लिए खतरा बन गया। देखो इंग्लैंड में क्या होता है, यहाँ पर तो हमारे हाथों से करघों से जो वस्त्र बनाए जाते थे, चरखों से सूत काटा जाता था, उस समय इतनी मशीनों का आविष्कार नहीं था। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ, मशीनों का आविष्कार हो चुका था, क्योंकि वहाँ तो औद्योगिक क्रांति पहले से आ चुकी थी, नए नए उद्योगों का निर्माण हो चुका था, कई मशीनें जो है वो तकनीकी विकास हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो कच्चा माल कपास वगैरह लेके जाते थे और वहाँ पर मशीनों द्वारा निर्मित माल को वो लेकर यहाँ पर आते थे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो भारत के उद्योग धंधे थे वो ठप हो गए। ठीक है, क्योंकि लोग इंग्लैंड के कपड़ों को भी पसंद करने लगे कि देखो एक तो मशीनों से बना हुआ कपड़ा है, सुंदर कपड़ा बना हुआ है, तो उसको यहाँ के लोग पसंद करने लगे, क्योंकि ब्रिटिश माल को सस्ती कीमत पर बेचा जाता था। इसका भारतीय हथकरघा और बुनाई उद्योग पर बड़ा प्रभाव हुआ और उसके पतन का कारण बना। तो यहाँ का जो हथकरघा उद्योग होते हैं, हाथ से बनाने वाले जो भी हथकरघा उद्योग है, यहाँ पर जो बुनाई वाला उद्योग है, जो कपड़े बुने जाते थे, उस वो उद्योग ठप हो गए, यानी कि यहाँ के उद्योग धंधे खत्म हो गए। इसमें बुनकरों के एक बड़े समुदाय को बेरोजगार बनाने वे शहर छोड़कर गांव में भूमि पर काम करने लगे। वे भारतीय शासकों, व्यापारियों, जमींदार और यहाँ तक कि आम लोगों से रुपया उगाने लगे। उसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो इसने क्या किया, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। भूमि राजस्व नीति और पतन और भूमि निपटान। तो भूमि राजस्व नीति और भूमि निपटान क्या है वो हम देखेंगे। देखो प्राचीन काल में लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था, यानी प्राचीन काल में लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि पर निर्भर थे, खेती करते थे। इसलिए सारे संसार में भूमि कर सभी सम्राटों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत था। तो भूमि से जो कर प्राप्त होता था वो सभी सम्राटों के लिए क्या था, राजस्व, यानी कि राजस्व का प्रमुख स्रोत, यानी कर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था राजस्व। यानी कि जो राजा को जो कर मिलता था, राजा को जो इनकम होती थी, वो राजस्व कहलाता था। और किससे प्राप्त होता था, वो भूमि कर के रूप में, यानी किसानों जो खेती करते थे, खेती का जो कुछ हिस्सा है, उपज का कुछ हिस्सा है, वो राजा को, सम्राटों को देना पड़ता था। वे अपनी नीतियों और युद्ध अभियानों के लिए किसानों से धन निकलवाते थे। तो जो भी सम्राट है वो जब कभी कुछ नीतियाँ बनाता था, कुछ नियम बनाता था, उस पर खर्चा होता था, वो कहीं पर कुछ युद्ध करता था, युद्ध के दौरान भी उनका सैनिकों का खर्चा होता था, वो सारा खर्चा किससे निकालते थे, वो किसानों से धन किसानों पर ही वो टैक्स लगा देते थे, किसानों पर लगान लगाते थे और वो किसानों से अपना खर्चा निकालते थे। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरह से राजस्व इकट्ठा किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त को शुरुआत की। तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कर दी। जमींदारों को राजस्व को भुगतान किया जाना था। तो अब देखो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है कि उन्होंने भूमि पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि ये जो भूमि है उस पर इतना इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो वहाँ पर उत्पादन हो या ना हो। मान लो किसी भूमि पर उन्होंने फसल का देख लिया कि 10 बोरी आपकी इस फसल की इस भूमि में हो रही है, तो आपको 5 बोरी हमें देनी पड़ेगी। अब किसी वर्ष वो भले ही वो 10 बोरी उनके अनाज उत्पन्न नहीं हो, चाहे अकाल पड़ गया, कुछ भी पड़ गया हो, लेकिन उनको तो वो 5 बोरी उनको देनी तो देनी पड़ती थी किसान को। ठीक है, इस तरह से किसान की बड़ी ही दयनीय स्थिति उस समय थी। तो क्या हुआ कि जमींदारों को राजस्व को भुगतान किया जाने लगा। तो जमींदार क्या करते थे, वो राजस्व का इकट्ठा करते थे जमींदार। अगर जमींदार निश्चित समय पर राजस्व भुगतान करने में विफल रहता तो उस जमीन को दूसरे जमींदार को बेच दिया जाता था। तो देखो छोटे छोटे किसान थे, किसानों के ऊपर मालिक कौन था, जमींदार था। ठीक है, तो जमींदारों को यह हक दिया कि आप यहाँ से राजस्व इकट्ठा करो और हमें सम्राटों को वहाँ पर जमा करवाओ। अगर जमींदार समय पर वो किसानों से इकट्ठा नहीं कर पाता था, ठीक है, राजस्व, तो फिर क्या करता था, वो जमींदार की वो जमींदारी वहाँ से हटा दी जाती थी और उसको उस जमीन पर किसी और को जमींदार बना दिया जाता था। 1822 में अंग्रेज ने उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महलवारी बंदोबस्त शुरू किया, जिसमें एक महल के संयुक्त रूप से सभी मालिक सरकार का राजस्व राशि में के भुगतान की जिम्मेदार था। महल का मतलब होता है गाँव, महलवारी यानी एक पूरे के पूरे गांव को उन्होंने इकट्ठा किया। कुछ गांवों को मिला के उन्होंने क्या किया, वहाँ पर राजस्व इकट्ठा करते थे। रेतवाड़ी बंदोबस्त 19वीं सदी से शुरुआत में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंट के कई भागों में शुरुआत की गई थी। देखो एक तो महलवाड़ी है, रेतवाड़ी है, ठीक है, जमींदारी प्रथा, ये सारी क्या है, किसानों से जो है कर वसूल करने के एक तरीके थे, अलग अलग तरह के तरीके उन्होंने निकाले। यह भू राजस्व रेल या किसानों पर सीधा लगाया गया था। किसान स्वयं वास्तव में जमीन पर कार्य करता था, वह जमीन के मालिक के रूप में राजस्व का भुगतान करने में सक्षम था। अगला है कृषि का व्यवसायीकरण। अब कृषि का क्या हो गया, व्यवसायीकरण हो गया। व्यवसायीकरण मतलब कि कृषि खेती के अंदर ऐसे ऐसे उत्पादन किए जाने लगे जो कि बाजार में ज़्यादा महंगी कीमत पर बेचा जाता था, व्यवसाय होता था। यानी खाद्य पदार्थ के यानी खाने योग्य जो फसल है उसका उत्पादन कम करके ऐसे फसलों का उत्पादन करना जिससे बाजार में बेचकर उनसे व्यवसायिक क्रियाएं चलाई जा सके। जैसे कि चाय का उत्पादन है, नील का उत्पादन है, ठीक है, चीनी का उत्पादन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप खेतों में उगाओगे तो उससे क्या मिलेगा, आपके कई उद्योग
बंदे हैं वो उन पर निर्भर होते थे। तो खाद्य पदार्थ, तो जो भी खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, है ना, उनका उत्पादन तो खेतों में कम हुआ और व्यवसायीकरण वाले जो भी कृषि उत्पाद थे उनका उत्पादन उस समय ज़्यादा होने लगा। और वो किसकी वजह से हुआ? अंग्रेजों ने उन पर दबाव डाला कि आपको नहीं नील की खेती करनी ही पड़ेगी, या आपको चाय की खेती ही करनी पड़ेगी, है ना, या फिर आपको चीनी की खेती करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो किसानों पर क्या करते थे? दबाव डालते थे। तो कृषि का व्यवसायीकरण, भारतीय अफीम को चीनी, चाय व्यापार संतुलन के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीयों को नील उत्पादन करने और उसे अंग्रेजों को तय शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। नील को इंग्लैंड भेजकर कपड़ों की रंगाई के रूप में इस्तेमाल किया। सभी किसानों को नील अपनी जमीन के 3/20 भाग पर उगाने के लिए मजबूर किया गया और उसकी खेती कुछ वर्षों के लिए भूमि को बंजर बना देती थी। तो देखो, नील की खेती में क्या होता है, जिस भूमि पर अगर नील उगा दिया जाता है तो कुछ समय के लिए वो, एक बार नील की फसल होने के बाद कुछ समय के लिए वो भूमि बंजर हो जाती है, फिर वहाँ पर कोई पैदावार नहीं होती है। इससे एक बड़ी संख्या में सौदागर, व्यापारियों, दलालों ने इस स्थिति में किसानों का शोषण किया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? सौदागर है, व्यापारी है, दलाल है, वो किसानों को क्या करते थे? शोषण करते थे। अब वहाँ पर उपज नहीं होगी तो किसानों को उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, या माल को बेचना पड़ेगा, है ना, कम कीमत पे बेचना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में किसानों का शोषण होता रहा। अगला है धन उधार देने वाले नए वर्ग का उदय। अब देखो, धन उधार देने वाले साहूकारों का क्या हो गया? उदय हो गया, क्योंकि किसानों की स्थिति दयनीय हो गई तो वो पैसे उधार लेने लगे। तो इसमें एक साहूकार वर्ग का वहाँ पर उदय हुआ। किसानों को साहूकार से ऋण लेने के लिए मजबूर किया और साहूकार उच्च ब्याज व लेखांकन में जाली हस्ताक्षर और अंगूठे की छापों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करते थे। किसान पूर्ण ब्याज के साथ ऋण नहीं चुका पाने पर पैसा उधार देने वाले के हाथ में उसकी भूमि चली जाती थी। जो आपने कई बार पुरानी फिल्म में देखी होगी कि, है ना, उसमें क्या करते हैं, किसानों से साहूकार पैसे उधार में पैसे देते हैं, बड़ी ब्याज पर उनको उधार देते हैं, बड़ी इंटरेस्ट से उनको उधार दिया जाता है, ठीक है। और जब वो किसान की खेती नहीं हो पाती है या उसमें उपज नहीं हो पाती तो किसान जो है अपना साहूकार को अपना उधार ही नहीं चुका पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो साहूकार उनकी खेती पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है, कई बार वो जाली हस्ताक्षर करके उनकी ज़मीन को हड़प लेता था। तो इस तरह की स्थिति उस समय होने लगी थी। अगला है नए मध्य वर्ग का उदय। पुराने जमींदारों ने अपनी भूमि पर स्वामित्व खो दिया और उनकी भूमि को कई मामलों में जमीन मालिकों के एक नए वर्ग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में कई कानूनों, दलालों, सरकारी अधिकारियों और वाणिज्य एजेंसियों की शुरुआत की। इस प्रकार अंग्रेजों ने भूस्वामियों के अलावा एक नया पेशेवर और सेवा करने वाला मध्यम वर्ग भी बनाया। परिवहन और संचार। अब परिवहन और संचार के क्षेत्र में किस तरह से वहाँ विकास हुआ? इस समय भारत में परिवहन के साधन बैलगाड़ी, ऊंट और पीठ पर सामान ढोने वाले अन्य जानवर थे। इंग्लैंड को रेलवे की जरूरत थी, क्योंकि वो इंग्लैंड के क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल बनाकर और उसको अपने देश ले जाना होता था। तो समुद्री तट है, जो बंदरगाह है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनको रेल लाइन की आवश्यकता हुई। ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकों ने अपनी पूंजी रेलवे के निर्माण में लगाई। ब्रिटिश पूंजीपतियों को 2 महत्वपूर्ण तरीके से लाभ हुआ। पहला, व्यापार की वस्तुओं से व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। दूसरा है रेल इंजन, डिब्बों और रेल लाइनों के निर्माण के लिए पूंजी ब्रिटेन से आई। ब्रिटेन पूंजीपतियों को सरकार द्वारा 5% से न्यूनतम लाभ की गारंटी और इन कंपनियों का 90 साल के पट्टे के साथ भूमि दी गई। इस सबसे पहले रेलवे लाइन, है ना, रेड हिल रेल रोड लाइन मद्रास में थी। तो पहले कहाँ बनाई गई? मद्रास में बनाई गई, जो कि इस नाम से जानी गई रेड हिल रेल रोड लाइन के नाम से। इसे 1837 में ग्रेनाइट पत्थर को ले जाने के लिए खोला गया, जबकि 1853 में बम्बई से ठाणे के लिए यात्री सवारी गाड़ी। इसी वर्ष में डलहौजी ने भारतवर्ष में कलकत्ता से आगरा के लिए तार लाइन तथा डाक सेवा प्रारंभ भी की। तो तार लाइन, जो तार किया जाता था, ठीक है। डाक सेवा का आरंभ किसने किया? डलहौजी ने किया। इन्होंने किया तो अपने मतलब के लिए था, लेकिन आज वो हमारे भी काम आ रहा है। यानी उनके उस समय फिर, है ना, जो भारतीय लोग थे उनको भी ये सेवाएं प्रदान की जाने लगी, तो उनको भी इसमें लाभ होने लगा। समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव। तो समाज और संस्कृति पर कैसे प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी में शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाओं और कठोर जाति व्यवस्था प्रचलित थी। महिलाओं से भेदभाव होता था। पुरोहित महंगे अनुष्ठान, बलिदान और जन्म मृत्यु के बाद की रीतियों को करवाते रहते थे। आंदोलन में सबसे आगे दूरदर्शी भारतीयों में राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, अरुणा आसफ अली, पंडित रमाबाई थे। तो देखो, ये कुछ लोग हुए जो समझदार थे, उन्होंने इन कुरीतियों का क्या किया? विरोध किया। कौन सी कुरीति? शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह, ऐसी समाज में जो कुरीतियाँ थी, उनका राजा राम मोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान ने, अरुण आसिफ अली और पंडित रमाबाई ने क्या किया? विरोध किया। लॉर्ड बेटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
गवर्नर जनरल ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया। विधवा पुनर्विवाह का मतलब होता है अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह करवा सकते हो, तो इस कानून को उन्होंने बनाया 1872, जिसमें अंतरजातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को सहमति दी। 1829 में शारदा अधिनियम को पारित करके बाल विवाह पर रोक लगाई गई। एक अधिनियम जिसमें 14 वर्ष से नीचे आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी अवैध मानी जाएगी। तो उस समय देखो उम्र क्या थी, 14 वर्ष का लड़की होनी चाहिए, 18 वर्ष का लड़का होना चाहिए। आज तो क्या उम्र है, आज 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का। तो ये उस समय की आयु थी। तो अगर उससे छोटा कोई बच्चे होते थे और शादी की जाती थी तो उसको अवैध माना जाता था। इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा, आसफ अली और अन्य कई महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। ब्रिटिश विशाल लाभ कमाने की नीति से भारत आए थे। तो ब्रिटिश क्यों आए थे भारत, उनको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर कमाना था। इसका अर्थ है कि बहुत सस्ती दरों पर कच्चे माल को खरीदकर और तैयार माल की बिक्री अधिक कीमतों पर करके लाभ कमाना। भारत के पास पारंपरिक ज्ञान था। तो भारत के पास क्या था, पारंपरिक ज्ञान था जो आज भी प्रासंगिक है। इस समय इंग्लैंड में एक रेडकिल्स का एक समूह था जो भारतीयों की दिशा में एक मानवतावादी विचारधारा रखते थे। वे भारत में अपने शासन को स्थायी बनाना चाहते थे। अंग्रेज भारत के आधुनिकीकरण के सतर्क थे। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में क्या हो, आधुनिकीकरण हो। अगर आधुनिकीकरण हो गया भारत में, फिर भारत क्या हो जाएगा, है ना, विकसित हो जाएगा, भारत के लोग समझदार हो जाएगा, फिर उनकी गुलामी कौन सहेगा। ठीक है। अगला शिक्षा नीति। तो भारत में कुछ शिक्षा नीति भी अपनाई गई, कुछ शिक्षा नीति लागू की गई। ब्रिटिश विशाल लाभ शिक्षा नीति के अंदर क्या आएगा, अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित करना उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। देखो शिक्षा नीति के अंदर क्या आया कि अंग्रेजी भाषा को सिखाया जाने लगा भारत में, क्योंकि अंग्रेजों को बाबू चाहिए थे, पढ़े लिखे बाबू। अब सारे इंग्लैंड से तो यहाँ पर आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ कुछ स्कूल कॉलेज जैसे खोले, वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने लागू किया। ठीक है, जिससे यहाँ पर उनको पढ़े लिखे लोग यहीं उनको मिल जाए, वो काम करने वाले जो कि उनके लिए काम कर सके। अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित करना उनकी एक रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने देश में राजनीतिक अधिकार को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक साधन के रूप में किया। ब्रिटिश केवल उन भारतीयों को नौकरी देते थे जो अंग्रेजी जानते थे, और वे भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए मजबूर करते थे। ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 में चार्टर अधिनियम जारी किया गया, जिसके द्वारा भारत में पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। लेकिन विवाद हो गया। कुछ लोगों ने शिक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग, जबकि दूसरे अंग्रेजों के पक्ष में थे। पश्चिमी विचारों और साहित्य का शिक्षण केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही करवाने का निर्णय लिया गया। वुड्स डिस्पैच नीति आई। जो निर्देश है वुड डिस्पैच के निर्देश 1854 के निर्देश के कारण कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 1857 में विश्वविद्यालय और सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। तो किसके निर्देश के अनुसार किए गए, वुड डिस्पैच के अनुसार किए गए। लेकिन शिक्षा आम जनता तक नहीं पहुंची। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा 1943 में स्थापित किया गया। इसने संगीत को एक अभिन्न हथियार की तरह सहमति और प्रतिरोध व्यस्त करने के लिए प्रयोग किया। वारेन हास्टिंग 1781 द्वारा कलकत्ता में मदरसों की स्थापना की गई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1884 में की। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1794 में की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की। पहली बार प्राचीन संस्कृत के कालिदास जैसे लेखकों की महान कृति का अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से विश्व में जाना गया। तो कालिदास जैसे ने जो कृतियाँ लिखी थी, कालिदास ने जो रचनाएं रची थी, उनको उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो विश्व में जो है अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग जो हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने कालिदास की कृतियों को पढ़ा। तो इस तरह से अलग अलग शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, स्कूलों की वहाँ पर स्थापना की गई, मदरसों की स्थापना की गई। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है सुधार आंदोलन के प्रभाव। जो भी सुधार आंदोलन है उससे क्या प्रभाव हुए। सुधार आंदोलन के लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना डाली। ब्रिटिश प्रशासन और न्यायिक प्रणाली भारतीय राजनीतिक अधिकारों से वंचित है। देखो भारत में भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, क्योंकि सारा राजनीतिक अधिकार किसको था, ब्रिटिश को था। और ब्रिटिश अधिकारी अपने अवमानना के साथ व्यवहार करते थे। और ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे, जो भारतीय लोग थे, भारतीय जो कर्मचारी थे, चाहे अंग्रेजों के साथ वो काम कर रहे हैं, उनको एक तो बहुत बड़ा पद भी वो नहीं देते थे, बड़ा पद अंग्रेजों को ही मिलता था। ठीक है, तो उनको छोटा मोटा कार्य करने के लिए वो अपने वहाँ लगा लेते थे, है ना। और उनके साथ फिर क्या करते थे, जो भारतीय सिपाही होते थे उनके साथ वो दुर्व्यवहार भी करते थे, उनके अपमान करते थे।
कानूनी की कोड बनाए गए तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास किया गया। न्याय एक महंगा मामला बन गया। नई न्यायाधिक प्रणाली भी यूरोपियन तथा भारतीयों के बीच भेदभाव रखती थी। तो जो नई न्याय प्रणाली बनी वो भी भारतीय और यूरोपीय के बीच में क्या रखती थी, भेदभाव रखती थी, भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अब आज के संदर्भ में देखा जाए तो आज के संदर्भ में तो सबके लिए न्याय क्या है, बराबर है। विरोध आंदोलन। ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी के मध्य 7 बड़े अकाल दर्ज किए गए, जिसमें 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 24 अकाल पड़े, जिसमें 200 लाख से अधिक मौतें हुई। सबसे विनाशकारी 1943 में बंगाल का अकाल, जिसमें 40 लाख भारतीयों को मार डाला। तो ये अकाल भी उस समय पड़े। करों से दबे किसान, अकाल से बच्चे लोग विद्रोहियों, सन्यासियों और फकीरों के समूह में शामिल हो गए। 1783 में विद्रोहियों ने कंपनी के राजस्व का भुगतान बंद कर दिया। कंपनी कौन, ब्रिटिश कंपनी का। उन्होंने विद्रोहियों ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी का राजस्व बंद कर दिया, उनको कर देना बंद कर दिया। तमिलनाडु मालाबार के मेप्रिल्ला लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। उत्तर भारत में 1824 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों व महाराष्ट्र के कोलियों ने विद्रोह किया। बंगाल की सीमा, बिहार और उड़ीसा के अत्याचार पीड़ितों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उनको भूमि से बेदखल किया जा रहा था। हालांकि इन विद्रोह को सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से विद्रोह तो हुए उस समय, लेकिन उनको अच्छी सफलता नहीं मिली। अगले 1857 के विद्रोह का प्रभाव। जो 1857 में विद्रोह हुआ तो उससे क्या प्रभाव हुआ। 1770 से 1857 तक के 12 प्रमुख अकाल ब्रिटिश विरोधी भावना सहायक सिद्ध हुए। तो देखो, जब वो अकाल पड़े तो अकाल के दौरान क्या हुआ, अंग्रेजों ने, भले अंग्रेज उनके अधिकारी थे, अंग्रेज उन पर शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जनता का कोई ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनकी जनता क्या हो गई, और ज़्यादा त्रस्त हो गई। पहले से वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, अंग्रेज से इतनी वो विरोधी थी, अंदर ही मन उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति जो है उनके द्वेष की भावना जगी रही थी, नफरत पैदा हो रही थी। लेकिन फिर जब अकाल पड़ गया, अकाल के टाइम में वो और ज़्यादा क्या हो गए, विद्रोही बन गए। इन विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि इससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति लगाव जन्म हुआ कि हमें तो अंग्रेजों ने क्या बना रखा, गुलाम बना रखा है, हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो इस राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भारतीय लोगों ने अपने नेताओं के प्रति जागरूकता आई। तब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। आज का प्रभाव। एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश और यूरोपीय इस दौरान हमारे देश में रह गए, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। रेल क्लब जीवन, राष्ट्रपति भवन जैसे शाही भवन और संसद भवन भारत के ब्रिटिश शासन की ताज याद दिलाते हैं। तो आज हमारे देश में रेल क्लब है, जीवन है, राष्ट्रपति भवन है, कुछ शाही भवन है, संसद भवन है। वो किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है। तो वो अंग्रेजी शासन की आज भी हमें याद दिलाते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे कि ब्रेड, चाय और केक, और वेशभूषा जैसे कि पतलून, कोट, टाई आदि किसकी देन है, ये भी अंग्रेजों की देन है। हमारे सीखने का माध्यम अंग्रेजी भाषा भी ब्रिटिश शासन की ही विरासत है। तो इस तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ ना कुछ छाप भी हमारे ऊपर छोड़ के गए, जो भी आज हमारे संस्कृति में दिखाई देती है। तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो भारत, अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपके पाठों में प्रश्न दे रखे हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। सबके पास बुक होगी, अगर बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। और ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका क्या है, देखो आप क्या करना, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि ऑनलाइन बुक डाउनलोड कैसे करें, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको बुक नहीं तो आप मोबाइल में पढ़ सकते हो। आप क्या करना, NIOS की साइड पर जाना, nios.ac.in पर जाना और वहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना। प्रोग्राम के अंदर आपका सीनियर सेकेंडरी हो तो आप सेकेंडरी हो, 10वीं की पढ़ रहे हो तो आप सेकेंडरी सेलेक्ट करना। फिर वहाँ पर स्टडी मटेरियल पर जाना और स्टडी मटेरियल से आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। आप SST पर जाना है ना, सामाजिक सोशल साइंस पर जाना, वहाँ क्लिक करना और फिर वहाँ हिंदी मीडियम की जो भी बुक है उसका वो खुल जाएगी, सारी बुक के चैप्टर खुलेंगे, ठीक है। फिर आपको जो भी चैप्टर आपको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल से पढ़ सकते हो। और किताबें हैं तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि NIOS किताबें जो है थोड़ा लेट आपके पास पहुँचती है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो और साथ में इस वीडियो से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बुक ही पढ़ाऊँ तो बुक भी पढ़ाएंगे, पहले आप सारांश पढ़ लो, ताकि आपको समरी टाइप में पढ़ोगे तो थोड़ा आसान रहेगा और जल्दी से आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।